गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान की विशेषताएं। उसमें हमने संघवाद देखा। संघवाद का मतलब क्या है कि भारत में जो है केंद्र स्तर और राज्य स्तर की जो है सरकारें हैं और उनके पास अपनी अपनी शक्तियां हैं। राज्य सरकार अपने कामकाज को देखती है, केंद्र सरकार अपने कामकाज को देखती है और भारत को जो है एक राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है। और उसके बाद संघवाद के बाद हमने देखा संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति में क्या होता है कि नागरिकों को मतदान करने का अधिकार होता है, अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं और उसमें जो है अपना शासनाध्यक्ष जो होता है राष्ट्रपति, उसके पास सीमित शक्तियां संविधान के अनुसार सारी राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन जो है हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि है वो जो है शासन की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो संसदीय शासन व्यवस्था देख लिया हमने। संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आप जानते हो कि हमारे देश में 18 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी व्यक्तियों को, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, बिना किसी भेदभाव के जो है मतदान करने का अधिकार है, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। तो ये संसदीय शासन पद्धति हो गई। अब आज पढ़ेंगे अपन शक्तियों का बंटवारा। कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व, हमारे प्रतिनिधि होते हैं जिनको जो है कौन चुनती है? जनता। अब देखो शक्तियों, आज का टॉपिक हमारा क्या है? शक्तियों का बंटवारा। जो आपको बताया था मैंने कि हमारे यहाँ पर संघवाद है, संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो उसमें जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार, यानी 3 स्तर की सरकारें होती है, केंद्र स्तर की, राज्य स्तर की और स्थानीय सरकार, जो पंचायती राज जिसको कहते हैं, उसमें पढ़ा था। उसमें जो है अलग अलग ये शक्तियों का बंटवारा है। हमारे संविधान की विशेषता है कि हमारे संविधान ने शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति को देकर उसको जो है ज़्यादा शक्तिशाली नहीं बनाया है। इसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। राज्य 3 सूचियों में बंटवारा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची के विषयों पे केंद्र सरकार, उस संघ सूची को केंद्र सूची भी कहते हैं, तो केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची के विषय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। लेकिन अगर किसी भी कानून को लेकर कोई विवाद हो जाता है तो उसमें केंद्र सरकार द्वारा कानूनी मान्य होता है। तो यानी अपने अपने स्तर की जो सरकारें हैं उनको अलग अलग शक्तियां दी हुई है। और शक्तियों का बंटवारा, जैसे हमारे सरकार की 3 अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो और इन तीनों के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं जिनका ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं। तो देखो शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग। अब ये भी प्रश्न होगा आपके, सरकार के कितने अंग है? 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होती है, विधायिका संसद, जिसमें एमपी कहते हैं। विधायिका संसद के सदस्यों को क्या कहते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं विधायिका में यानी संसद में, जिनको क्या कहते हैं? एमपी, निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था में न्यायालय की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आप इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे। देखो हमारे सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो विधायिका होती है, विधायिका के 3 नाम है, विधायिका भी है, व्यवस्थापिका भी है और संसद। उसमें जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता द्वारा चुने हुए होते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं। फिर विधायिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है, जो मंत्री होते हैं और उसमें से विधायिका में तो ये जीत कर आते हैं अपनी संसद में 500 जो है 45 सदस्य हैं, उनमें से 30% को जो है कार्यपालिका में लिया जाता है। मंत्री पद, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, ये सब जो है कार्यपालिका के अंग है। तो वो कार्यपालिका हो गई जो क्या करती है? शासन। विधायिका तो कानून बनाने का काम करती है और कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है ना, कानून संचालन, कानूनों को लागू करने और शासन का संचालन करने का काम किसका है? कार्यपालिका का। और न्याय करने का, ये दोनों जो है निरंकुश ना हो, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका लोगों के हित में काम करे, अनावश्यक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे, इसके लिए क्या बनाई गई है? न्यायपालिका। और नागरिक को अधिकार दिए जाए, नागरिक भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करे, इन सब के लिए न्यायपालिका है।
जिसको जो है हम इकाई 3 में पढ़ेंगे। आगे देखो, सरकार को किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि हम सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। अब इसमें क्या है, कार्यपालिका और विधायिका में तो घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि जो कार्यपालिका में मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद होती है, वो विधायिका से ही आती है। तो कार्यपालिका और विधायिका में घनिष्ठ संबंध है, लेकिन न्यायपालिका को इससे अलग रखा गया है कि न्यायपालिका जिससे कि स्वतंत्र होकर निष्पक्ष न्याय कर सके। सरकार ने अगर कोई गलत नियम बनाया, गलत कानून बनाया है या कोई भी ऐसा कार्य जो जनता के हित में नहीं है, तो न्यायपालिका जो है सरकार को भी अवलोकन के लिए कह सकते हैं, उसके कानून को खारिज भी कर सकती है। तो इस तरह से ये तीनों अंग जो है मिलकर अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं। तो ये हो गई शक्तियों का बंटवारा। कितनी, 3 अंग सरकार के हैं उनमें। ये देखो, संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा ही करने लगे। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिनके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्यवाही को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको ये भय था कि कार्यपालिका मंत्री संतरी बन के आ जाए तो अपनी मनमर्जी ना करने लग जाए, इसलिए वो जो कानून बनाते हैं वो कहाँ पेश होता है, संसद में, और जब सब लोग उस पर सहमति दे देते हैं उसके बाद ही वो लागू किया जाता है। तो इस तरह से न्यायपालिका बनाई गई, संसद में प्रस्तुत करने का वो जो है संविधान में बनाया गया कि कैसे कोई कानून वो बनेगा। विधायक होता है वो पहले, फिर कानून बनता है। तो ये सारी व्यवस्था उसमें की गई कि कोई भी अंग जो है शक्तिशाली होकर निरंकुश न हो जाए। ये आपका राज्य का है, देखो राज्य शब्द का, इसको आप पढ़ लेना। राज्य, इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल हुआ है। ध्यान रखिए कि इसका मतलब सरकारों से नहीं है। अब जैसे हम अपने भारत को भी एक राज्य कह देते हैं, गणराज्य है भारत, तो इसमें जो है सरकार से मतलब नहीं है, भारत एक राज्यों का संघ है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना, लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है, राज्य कभी नहीं बदलता। राज्य एक मूर्त संस्था है और सरकार उसकी, सरकार तो किसकी होती है, राज्य की सरकार होती है। वो एक अमूर्त संस्था है जो बदलती रहती है, जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होती है। ठीक है, राज्य तो है ही, शाश्वत है राज्य, सरकार तो चेंज हो जाती है, उसका एक हिस्सा है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक है, उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। राज्य शब्द एक व्यापक शब्द है, अपने आप में विस्तृत शब्द है, और सरकार सिर्फ उसका एक भाग है। ठीक है, अब अगला है अपना मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों को हम थोड़े अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिससे कि इसका वर्णन भी पढ़ लें हम। अब ये देख लो आप, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता क्या है, ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता है। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं कि जिस राज्य की जो है कोई धर्म नहीं हो, वो किसी भी धर्म को नहीं मानता है, किसी भी धर्म के पक्ष विपक्ष में तर्क वितर्क नहीं करता है, और राज्य के लिए सभी धर्म समान है, वो उसको क्या कहेंगे हम, धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो देखो, धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसके बारे में भी हम अगले अध्यायों में चर्चा करेंगे। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य, राज्य शब्द किसके लिए आया है यहाँ, भारत राज्य के लिए, भारतीय राज्य के लिए, जो हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहेंगे, जिसमें जो है किसी भी धर्म को, जो राज्य किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है, वो किसी भी धर्म को ज़्यादा महत्व नहीं देता, उसके लिए सभी धर्म समान है, और उसी को हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। जहाँ पर जो है वहाँ के लोगों को भी बिना किसी भेदभाव के जो है किसी भी धर्म को अपनाने की, उसका प्रचार प्रचार करने की स्वतंत्रता होती है, उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्षता, और वो राज्य कहलाता है धर्मनिरपेक्ष राज्य।
अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास ये तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और उनके प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधानों में भारी बदलाव आ जाते हैं वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। हम नेपाल में ये देख चुके हैं, वहाँ लोकतंत्र बनाने की जरूरत के साथ ही एक नए संविधान की जरूरत भी पैदा हो गई। तो देखो, हमने फुटबॉल के खेल से ये पाठ शुरू किया था कि कैसे खेल के नियम होते हैं, उसी के अनुसार उसको जो है उसका नाम दिया जाता है। जैसे वो फुट पाँव से खेला जाता है तो उसको फुटबॉल कहा गया, और जैसे ही उसको जो है हाथों से खेला गया तो वॉलीबॉल हो गया। इसी तरह से जो है जो भी संविधान है, जैसे राजतंत्र है तो उसके नियम अलग है, और लोकतंत्र है तो उसके नियम अलग है। उनका लोग उसका संविधान अलग है। लोकतंत्रात्मक सरकारों का अपने अपने देश का भी संविधान अलग है कि उनके नागरिकों को किस चीज़ की आवश्यकता है, वो वहाँ के संविधान निर्माताओं ने उसी चीज़ को उसमें जोड़ा है। तो ये है आपके कि कभी कभी देश का इतिहास ये तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। तो हमारे देश का इतिहास ही ये तय किया है, क्योंकि जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो हमें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, और उसी समय हमें ऐसा लगा कि हम जब आज़ाद होंगे तो हमारे संविधान में ये चीज़ें नहीं होगी, ये समानता होगी, हम किसी भी धर्म को नहीं मानेंगे। धर्म के ईसाई धर्म के प्रचारक आते थे ना यहाँ पर, तो कि राज्य किसी भी धर्म का प्रचार नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें हमने जो है अपने इतिहास से सीखी कि हम आने वाला भारत हमारा कैसा होगा, और वही चीज़ें हमने अपने संविधान में लिखी, और वो संविधान की विशेषताएं हो गई। जैसे हमने नेपाल का उदाहरण देखा कि वहाँ जो है लोकतंत्र था, शासन था, लेकिन कैसे राजा ने वहाँ के राजा ने उसको अपने नियंत्रण में कर लिया था। लोगों ने जो है संघर्ष किया, आंदोलन किए, और उसको जो है एक लोकतंत्र देश बना दिया, और उसके संविधान का निर्माण खुद वहाँ के राजनेताओं ने किया। ठीक है, आगे देखो। ऊपर हमने भारतीय संविधान की जिन आयामों का जिक्र किया, आयाम वही लक्षण या विशेषताएं जिक्र किया, वे कई बार काफी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है। लेकिन अभी आप इस बारे में ज्यादा फिक्र न करें। इस पुस्तक के बाकी अध्यायों में और अगली कक्षाओं में भारतीय संविधान के इन सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे, ठोस रूप से इनका अर्थ जान पाएंगे। अगले चैप्टर हमारे ऐसे ही होंगे जिनमें हम इनके बारे में, धर्मनिरपेक्षता के बारे में, संघवाद के बारे में देखेंगे। देखो आगे, संविधान में मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। अपने शिक्षक की सहायता से पता लगाए कि ये कर्तव्य कौन कौन से हैं। 11 मूल कर्तव्य हैं हमारे संविधान में। कितने हैं मूल कर्तव्य? 11। और जैसे कौन कौन से हैं उसमें, जैसे हमें अपने जो है संविधान का पालन करना चाहिए, राष्ट्र ध्वज राष्ट्रीय गान का सम्मान करें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। 8th क्लास में थे आपके 11 मूल कर्तव्य। और लोकतंत्र में नागरिकों द्वारा किन कर्तव्यों का पालन करना क्यों महत्वपूर्ण होता है ना, ये कर्तव्य कौन कौन से हैं? लोकतंत्र में नागरिकों द्वारा इन कर्तव्यों का पालन करना क्यों महत्वपूर्ण होता है? लोकतंत्र में जो है नागरिकों, पहले कर्तव्य नहीं थे, हमारे संविधान लिखा गया था जब, लेकिन बाद में इनको जोड़ा गया, क्योंकि जिस देश के नागरिक अपने कर्तव्यों का जो है अच्छे से पालन करेंगे, वो देश ही जो है अच्छी राजनीति होगी उसकी, और वो देश ही आगे बढ़ेगा। इसलिए लोकतंत्र में नागरिकों द्वारा कर्तव्यों का पालन करना महत्वपूर्ण है। जो वो लोग जो है ज़्यादा सक्रिय होंगे राजनीति में भी, जो लोग अपने अधिकारों का भी उपयोग करेंगे और अपना कर्तव्यों का भी पालन करेंगे, उस देश के नागरिक अपनी देश की राजनीति में भी सक्रिय होंगे और अपने देश के लिए जो है अच्छा कार्य करेंगे। 11 मौलिक कर्तव्यों में से प्रत्येक से संबंधित रेखा चित्र, तस्वीर बनाए अथवा उनके बारे में कहिए, छोड़ दो आप। ठीक है, अब ये देखो, ये तस्वीर, क्या आ गया? एक मिनट रुकना। तस्वीर के नीचे क्या आप देखो, क्या लिखा हुआ है, देखें। और ये अपना अब जो अगला है मौलिक अधिकार पॉइंट, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। मौलिक अधिकार कितने दिए हुए हैं भारतीय नागरिकों को संविधान के अनुसार? 6 मौलिक अधिकार है। ये भी आपने 8th में पढ़े थे। कौन कौन से हैं? पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार,
चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इनका वर्णन भी जो है आपको करना है। और मौलिक और कर्तव्य कितने हैं? 11। ठीक है, तो आगे देखो, अगले वीडियो में देखेंगे अब इसको, ये जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।